Good morning, students. Welcome in the class 9th. As we all know that we are watching our video of subject Science 1 and our chapter is Carbon and Important Element. इसके पूर्व वीडियो में हमने बेटा कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में चर्चा की हुई है ना। और उस कार्बन के अलावा जो एलिमेंट्स हमारे आसपास मौजूद हैं उनके बारे में भी हमने चर्चा की। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिस्ट देखा, फिर ऑकरेंस ऑफ कार्बन देखा। आज हम लोग जो पार्ट देख रहे हैं वो है बेटा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, यानी कि एलोट्रॉपिक नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, अब देखो कार्बन की प्रॉपर्टीज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती है, उसमें हम लोग एलोट्रॉपिक नेचर ऑफ कार्बन देखेंगे। अब ये जो एलोट्रॉफी, ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया, इसको क्या कहते हैं और इसका मतलब क्या है, ये सब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो देखिए कार्बन का एलोट्रॉपिक नेचर में सबसे पहले तो हम लोग एलोट्रॉपी यानी क्या वो देख लेते हैं। तो सम एलिमेंट्स ऑकर इन नेचर इन मोर देन वन फॉर्म, मतलब एक फॉर्म से ज़्यादा बहुत बार कुछ एलिमेंट्स हमारे नेचर में दिखाई देते हैं। नेचर में यानी कि प्रकृति में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट जो होते हैं वो कार्बन के प्रतिरूप हमको नजर आते हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस डिफरेंट फॉर्म आर द सेम बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, मतलब उनकी ऐसे जो प्रतिरूप कार्बन के एलिमेंट्स के या फिर कुछ अन्य भी एलिमेंट के बारे में अगर हमने चर्चा की तो बहुत सारे एलिमेंट्स के अन्य एलोट्रॉप्स होते हैं। तो हम लोग सिर्फ अभी कार्बन की बात करेंगे। तो मान लीजिए कि कोई एक कार्बन एक एलिमेंट है, वो अलग अलग प्रकार में हमारे प्रकृति में पाया जाता है। तो ऐसे प्रकारों की केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, परंतु उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो सेम होती है, पर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है बेटा। ऐसे तत्वों को हम लोग उनके एलोट्रॉप्स कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रॉफी, मतलब जब किसी तत्व की केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, ऐसे तत्वों को हम लोग उनके एलोट्रॉप्स कहेंगे और उनकी प्रॉपर्टी को एलोट्रॉफी कहेंगे। लाइक कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस आल्सो एग्जिबिट एलोट्रॉफी, मतलब जैसे हमने कार्बन की बात की तो इसके अलावा सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये भी ऐसे कोई एलिमेंट्स हैं जिन जो एलोट्रॉफी की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। जैसे कि मैंने एलिमेंट्स अगर आपको पूछा कि सल्फर का एलिमेंट क्या है तो आप लोग तुरंत बताएंगे एस है, और फॉस्फोरस का जो एलिमेंट है वो है पी बेटा। ओके, तो ये जो सभी तत्वों के बारे में पिछले भाग में हमने जानकारी प्राप्त की हुई है। ठीक है, तो अब एलोट्रॉफी ऑफ कार्बन के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हमारे पाठ का नाम ही कार्बन एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी आपको पहला एलोट्रॉप्स आपको यहाँ पे दिया गया बेटा, इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो कौन कौन से रूप में पाया जाता है यहाँ पे आपको बताया गया है। पहला तो है बेटा डायमंड, ठीक है, और दूसरा आता है ग्रेफाइट। ठीक है, इसके बाद आपको पता चलेगा कि ये दूसरा जो भाग है वो है बेटा हमारा ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट के बाद थर्ड पार्ट हम लोग देख रहे हैं वो होगा बेटा फुलेरिन। ठीक है, तो पहला है डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा है फुलेरिन। तो ये तीनों भाग हम लोग ज़रूर देखेंगे। सबसे पहले तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में क्रिस्टलाइन फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं इसके 3 पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है अ क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज़ अ रेगुलर एंड डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम, मतलब ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है इसका एक अलग ही तरह से इसकी रचना होती है। इसकी रचना जो होती है ना ये नियमित और निश्चित होती है बेटा। ठीक है, विथ डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम। यहाँ पे देखिए क्रिस्टलाइन फॉर्म की कुछ रचना आपको यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। ये देखिए नियमित और निश्चित रचना आपको यहाँ पे दिख रही है, तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड कहेंगे बेटा। तो इस तरह से इसकी रचना होगी। दूसरा पॉइंट है दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इन कार्बन एलोट्रॉप्स के सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका हाई होगा। थर्ड पॉइंट होगा मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं पता है आप लोग को, गलनांक बिंदु कहते हैं बेटा, और बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग क्वथनांक बिंदु कहते हैं। तो ये दोनों सबसे ज़्यादा होते हैं कार्बन एलोट्रॉप्स के। और तीसरा पॉइंट है अ क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज़ अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, शार्प एजेस एंड प्लेन सरफेसेस। तो इसके जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं उनके भूमितीय रचना में
तेज सिरे होते हैं और समतल पृष्ठभाग होता है, ठीक है, शार्प एजेस और समतल पृष्ठभाग होता है बेटा भूमितीय रचनाओं में। बहुत ज़्यादा तेज सिरे इसके पाए जाते हैं। तो कार्बन हैज़ 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, तो कार्बन के इसी तरह से 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स वन बाय वन हम लोग देखेंगे। पहला था डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है बेटा फुलेरिन। ओके, तो ये तीनों पार्ट हम लोग आज देखने वाले हैं। पहला डायमंड हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो डायमंड आर फाउंड इन इंडिया, मेनली इन गोवलकोंडा। इट इज़ प्रेजेंट इन कर्नाटका। कर्नाटका में गोवलकोंडा नामक एक शहर है जहाँ पर डायमंड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कभी अगर आपका जाना हुआ तो ज़रूर ये कर्नाटका में गोवलकोंडा आप ज़रूर देखिएगा। और पन्ना का नाम ज़रूर सुना होगा आप लोगों ने। एंड पन्ना जो है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, वहाँ पे भी डायमंड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और डायमंड्स आर आल्सो फाउंड इन साउथ अफ्रीका। इसके अब ये होगी बात हमारी इंडिया की। इसके अलावा डायमंड्स आर आल्सो फाउंड इन साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, बेल्जियम, रशिया और अमेरिका में भी डायमंड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो डायमंड कौन से रूप में होते हैं ये यहाँ पर आपको बताया गया है। तो ये डायमंड की आकृति बहुत अच्छे से आप इसे देख लीजिए कैसा होता है, ये भी देखने की कोशिश कीजिए। इसके डुप्लीकेट्स आते हैं मार्केट में कांच के डायमंड्स, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं होती बेटा, ये रियल डायमंड्स हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले पेज की तरफ। वो है हमारा पेज नंबर 140। 140 में आपको इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। इन डायमंड एवरी कार्बन आइटम इज बॉन्डेड टू 4 नेबरिंग आइटम्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए बेटा, इनके बीच में ये जो रेखाएं आपको दिख रही है ना, ये गोल गोल जो दिख रहे हैं, ये है कार्बन एटम्स, ठीक है, ये अलग अलग। और इनके बीच में ये जो रेखाएं आप लोग को दिख रही है एक दूसरे से जुड़ी हुई, वो है उनकी कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। देयरफॉर डायमंड हैज अ टेट्रागोनल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर विच मेक्स इट वेरी हार्ड। अब देखो बेटा, हर एक डायमंड में कार्बन एटम से 4 नेबरिंग एटम जुड़े हुए होते हैं। मतलब ये देखिए, ये मान लीजिए कि ये हमारा एक कार्बन एटम है, ठीक है। इस कार्बन एटम से कौन से 4 नेबरिंग कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं कोवेलेंट बॉन्ड से? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये है चौथा, ठीक है। हर एक, अब देखिए, ये कार्बन एटम से भी 4 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर बनाता है, डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड और कठिन हो जाता है। इस स्ट्रक्चर से ही एक डायमंड का टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम लोग डायमंड का टेट्रागोनल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहते हैं बेटा। ये देखिए, ये ऐसे इसको अगर जोड़ा जाए तो ये हमारा एक डायमंड के रूप में बना हुआ आप लोग को नजर आएगा। यही है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम इन अ डायमंड। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे बताई गई है। प्रॉपर्टीज हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं बेटा। पहला पॉइंट है, ब्रिलियंट एंड प्योर डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। मतलब तेजस्वी और शुद्ध हीरा यह प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ है। अगर मान लीजिए कि आपको प्राकृतिक पदार्थ में सबसे कठिन पदार्थ पूछा गया तो वो होगा बेटा डायमंड, यानी कि हीरा। सेकंड है, द डेंसिटी ऑफ डायमंड इज 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डायमंड की घनता यानी कि डायमंड की डेंसिटी वो होती है बेटा 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ डायमंड इज 3500 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर डायमंड को गलाना है तो उसको कब तक गर्म करना पड़ेगा? 3500 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करना पड़ेगा, तब जाके ये मेल्ट होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट है ये 3500 डिग्री सेल्सियस। अब फोर्थ पॉइंट है, व्हेन डायमंड इज हीटेड एट 800 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन CO2 इज गिवन अवे। अगर मान लीजिए कि डायमंड को हम लोग गर्म कर रहे हैं और वो 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गया, और यदि इसके साथ ऑक्सीजन प्रेजेंस है CO2 के रूप में, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंस है डायमंड में, तो CO2 जो होती है डायमंड के अंदर वो गैस मुक्त होती है। समझ में आ रहा ना आप लोग को? तो ऑक्सीजन कहाँ पे बेटा? हवा में ही ऑक्सीजन होती है। तो हवा में ही डायमंड को गलाने के लिए रख देना है, और जब वो 800 डिग्री सेल्सियस पर गलना शुरू होता है तो CO2 गैस मुक्त होती हुई आपको यहाँ पे दिखाई देती है। और इन दिस प्रोसेस
नो अदर प्रोडक्ट बिसाइड CO2 इज फॉर्म। इसके अलावा इस प्रोसेस में कोई भी CO2 के अलावा कोई भी गैस यहाँ पे मुक्त नहीं होती और ना ही बनती है। फिफ्थ पॉइंट इज डायमंड डज नॉट डिसॉल्व इन एनी सॉल्वेंट। डायमंड किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो सकता। विलेयक जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा सॉल्वेंट, है ना, उस किसी भी विलेयक में डायमंड कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता, घुल नहीं सकता है, वो अलग ही रहेगा। जैसे कि रेत पानी में अगर मिलाई हमने तो रेत कभी किसी के साथ घुल नहीं सकती, वो अलग ही रहेगी, वैसे ही ये जो डायमंड है वो भी नहीं घुलेगा। सिक्स पॉइंट है एसिड और बेसिस हैव नो इफेक्ट ऑन डायमंड। मतलब ये इतना कठिन है कि डायमंड के ऊपर कोई भी एसिड या बेस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी अम्ल या भस्म के साथ यदि डायमंड को मिला लिया जाए तो इसके ऊपर कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सातवां पॉइंट है डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इट डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन आइटम्स में कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है क्या? नहीं। तो इस वजह से इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि कुचालक है, विद्युत धारा का कुचालक है डायमंड। ठीक है, तो ये वन बाय वन ये पूरे सातों पॉइंट्स आप लोग अच्छे से ये लर्न करिए, याद रखिए। इनके यूजेस आपको यहाँ पे बताए गए हैं। पहला यूज है डायमंड का, डायमंड आर यूज इन ग्लास कटिंग एंड रॉक्स ड्रिलिंग मशीन। मतलब डायमंड का सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण उपयोग यह है कि चट्टानों में छिद्र बनाने के लिए तथा कांच को काटने के लिए हीरे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा इसका उपयोग है डायमंड्स आर यूज इन ऑर्नामेंट, और अलंकारों में भी डायमंड्स का उपयोग किया जाता है। थर्ड इसका यूज है बेटा डायमंड नाइव्स आर यूज इन द आई सर्जरी। मतलब ये जो आंखों का जब ऑपरेशन होता है ना बेटा, तो ऐसे ऑपरेशन में हीरो मतलब डायमंड का उपयोग किया जाता है ताकि ये मतलब ये एक तरह के चाकू के तरह वो उपयोग में लाया जाता है आई सर्जरी के अंदर डायमंड का। ठीक है, फोर्थ यूज है बेटा डायमंड डस्ट इज यूज फॉर पॉलिशिंग अदर डायमंड। मतलब अगर मान लीजिए कि डायमंड की डस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, बुरादा कहेंगे, पाउडर फॉर्म में जो होता है, उसका उपयोग अन्य डायमंड्स को चमकाने के लिए भी किया जाता है। और पांचवा पॉइंट आपको यहाँ पे दिया गया है कि डायमंड इज यूज टू मेक विंडोज गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन इन स्पेस एंड इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। वो विंडो कितनी महंगी होंगी जहाँ पे डायमंड का कवरिंग लगाया हुआ होगा। तो पांचवा पॉइंट यही बता रहा है आपको कि जब कभी डायमंड का किसी खिड़कियों में बनाने के लिए इसको काम में लाते हैं तो ये संरक्षण देने का काम करता है बेटा, जो कि किसी उपग्रह से आने वाले रेडिएशंस अगर हमारी आँखों को ठेस ना पहुँचाएं या हमें हमारे घर में हमको संरक्षित करे, उससे बचाने के लिए डायमंड्स की अगर हम लोग कोटिंग विंडोज़ में लगाएं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट से भी ये बचाता है हमें, रेडिएशंस जो आते हैं उनसे हम लोग को बचाने का काम ये डायमंड करता है बेटा। अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म की तरफ, वो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन यानी कि ग्राफाइट। अब देखिए आपके सामने ये पेंसिल मैंने रखी हुई है, ये पेंसिल के अंदर ये जो काला सा भाग आप लोग को दिख रहा है ना, जिसको प्रोटेक्ट किया गया है वुड से यानी लकड़ी से, है ना, तो ये काला सा भाग ही है ग्राफाइट। ओके, इसी का नाम है बेटा ग्राफाइट। तो ग्राफाइट इज फाउंड इन द नेचुरल स्टेट इन रशिया। तो रशिया में मिलता है क्या? ये इंडिया में मिलता है बेटा। तो रशिया में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका और इंडिया में भी ये ग्राफाइट मिलता है, नेचुरल स्टेट में पाया जाता है बेटा। मतलब मुक्त स्वरूप में ये पाया जाता है इन चारों देशों में, रशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और इंडिया में। द लीड इज यूज, अब इसको लीड भी बोलते हैं, लीड पेंसिल इसको इसलिए कहते हैं कि द लीड यूज इन पेंसिल इज मेड बाय मिक्सिंग ग्राफाइट विद क्ले। तो ये जो लीड होती हैं वो पेंसिल में डालकर इसको उपयोग में लाया जाता है, बनाया जाता है बेटा, जो कि मिट्टी से बनता है ये। ठीक है, ग्राफाइट विद क्ले। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय निकोलस जैक्यूज कॉन्टे। मतलब ये जो प्रोसेस है, मतलब मिट्टी के साथ
ग्रेफाइट को मिला के लीड पेंसिल बनाने वाली, ये सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने डिस्कवर की थी उनका नाम था निकोलस जैकेस कॉन्टे। इन 1795 में इन्होंने ये डिस्कवर किया था बेटा। अब इसका स्ट्रक्चर आपको बताया गया है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये देखिए, ये ग्रेफाइट का आप लोग को कुछ अलग तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ये कार्बन है, ये कार्बन एटम्स यहाँ पे जुड़े हुए आपको दिखाई देंगे। कुछ कुछ के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स है और कुछ कुछ के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, जैसे यहाँ पे इन दोनों के बीच में नहीं है, इन दोनों के बीच में भी नहीं है। तो इनका एक स्ट्रक्चर आपको हेक्सागोन टाइप ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर क्या है ये मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि एवरी कार्बन एटम इन ग्रेफाइट इज बाउंडेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन सच अ वे दैट हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर इज फॉर्म। मतलब एक हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर यहाँ पे बनी हुई आपको नज़र में आएंगी। तो एक एटम जो है वो अन्य 3 एटम से जुड़ा हुआ होता है। तो ये देखिए, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नज़र आता हुआ आपको नज़र में आएगा। ये देखिए, अब ये जो है वो मान लीजिए कि अगर मैंने ये हेक्सागोनल दूसरा टाइप में यहाँ पे मैंने बनाया, तो ये इसकी बात कर लेते हैं। एक हेक्सागोनल एटम ये वाला देख लेते हैं। तो एक, ये 2 और ये 3, ऐसे 3 एटम के साथ ये जुड़ा हुआ होता है, 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ ये बाउंड होता है। तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इस तरह से बनाता है बेटा। A graphite crystal is made of many sheets or layers of carbon atom। और इस तरह से ग्राफाइट क्रिस्टल जो है, कोई भी एक ग्राफाइट का एक थोड़ा सा टुकड़ा, उसको क्रिस्टल कहेंगे। इज मेड ऑफ मेनी शीट्स ऑफ लेयर्स ऑफ कार्बन एटम, एक छोटा सा टुकड़ा बहुत सारे कार्बन की लेयर्स के एटम्स से ही बनाया जाता है। तो these layers slip over each other on applying pressure। one layer of graphite is called graphene। मतलब एक ग्राफाइट के लेयर को हम लोग यहाँ पे ग्राफेन कहेंगे। और इस तरह के बहुत सारे स्लिप लेयर्स एक के ऊपर एक बने हुए होते हैं जिनका प्रेशर अप्लाई करके ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर ग्राफाइट का बनाने में आपकी मदद करता है बेटा। यहाँ पे देखिए, ये आकृति आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, ये ग्राफाइट की आकृति है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है हमारा बेटा ग्राफाइट एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम्स इन ग्राफाइट। ओके, ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे देखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे इसका एपरेटस देख लेते हैं। ये एपरेटस जो है वो एपरेटस आपको यहाँ पे एक आकृति द्वारा यहाँ पे बताया गया है। ये आकृति में एक पेंसिल लगाई हुई है, पेंसिल के दोनों लीड्स जो सिरे हैं वो चिमटे से एक बल्ब को कनेक्ट किया गया। बल्ब का एक कनेक्शन बैटरी को दिया गया बेटा, बैटरी का दूसरा कनेक्शन चिमटे से ग्राफाइट के दूसरे एंड को, यानी लीड पेंसिल के दूसरे एंड को जोड़ा गया। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो एपरेटस में स्टूडेंट हम लोग लेंगे पेंसिल, इलेक्ट्रिकल वायर्स, बैटरी और सेल, स्मॉल बल्ब, वाटर, देन केरोसिन, टेस्ट ट्यूब, लीड पेंसिल एटसेट्रा। तो इसका उपयोग लीड पेंसिल के अलावा हम लोग केरोसिन में भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज रिमूव द लीड फ्रॉम पेंसिल एंड फिल इट विथ योर फिंगर्स। व्हाट कलर इट इज। मान लीजिए कि इस पेंसिल से इस लीड को बाहर निकाला जाए तो कौन से कलर का ये दिखता है, ये सीमेंट कलर का दिखता है। व्हाट कलर इज इट, तो ये सीमेंट कलर का होगा। ट्राई टू ब्रेक द लीड विथ योर हैंड। और लीड को इसे पूरा बाहर निकाल लेते हैं और लकड़ी का बुरादा बाहर निकाल कर लेंगे। और इस लीड को क्या हम लोग हाथ से तोड़ सकते हैं, बिल्कुल ये आसानी से हाथ से टूट सकता है। असेंबल द एपरेटस एज शोन इन द डायग्राम। इस डायग्राम में दिए गए अनुसार इस एपरेटस को असेंबल करेंगे। स्टार्ट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, ऑब्जर्व व्हाट डिड यू फाइंड। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट कर देंगे, मतलब सेल को ऑन कर देंगे। इसका कनेक्शन हम लोग डायरेक्टली लीड से कनेक्ट कर देंगे। तो क्या फाइंड करेंगे हम लोग, तो आपको क्या दिखेगा, ये बल्ब ग्लो होता हुआ आप लोग को दिखाई देता है। दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ग्रेफाइट। इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो हो सकता है ग्रेफाइट से, मतलब लीड से, और ये बल्ब हमारा ग्लो हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज टेक सम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, टेक सम केरोसिन इन अदर टेस्ट ट्यूब। मतलब एक टेस्ट ट्यूब में वाटर लेना है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में केरोसिन लेना है, और दोनों में लीड के कुछ कण इसमें डाल देने हैं। पुट लीड डस्ट इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, व्हाट डिड यू फाइंड। तो इसके अंदर क्या बदलाव होते हैं ये हमको देखने हैं बेटा, ठीक है। ये प्रयोग द्वारा ही हमको पता चल सकता है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट दिए गए हैं और यहाँ पे यूजेस ऑफ ग्रेफाइट दिए गए हैं। ये अब हम लोग अगली वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तब तक जितना पोर्शन आज मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है ये आप लोग अच्छे से लर्न करिए, रीड करने की अच्छे से कोशिश कीजिए, और जितना पोर्शन अपना हुआ है वो
इसके ऊपर पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है आप लोग को। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।